भैया जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। बहुत बोल चुका हूँ, बोल बोल के ऑलमोस्ट थक गया हूँ। मुझे मालूम है कि कल हमारी जिंदगी का स्क्रीन प्ले हमें ही नहीं पता है। महाभारत के टाइम पे भी दुनिया ऐसी ही थी। पांडव 5 गांव मांगते थे, कौरव ने बोला सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देंगे। खैर देखो, फिर प्रवचन दे दिया है। मुझे तो मजा आ रहा है, आप बोलते रहो, मैं तो बंद भी ना करूं, मैं तो सुनती रहूंगी। अब मैं नहीं बोलूंगा। आप जो भी कैरेक्टर करते हैं ना, वेदर इट इज कॉमेडी, वेदर इट इज कालीन भैया और विच एवर रोल दैट you've done, and you've done so many varied roles so far, हमें एज अ व्यूअर लगता है कि यार ये कितना आसान है। तो मुझे बस ये पूछना है आपको कि कोई ऐसा रोल था जहाँ पे आपको लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, या फिर was there a role that really took a lot from you as a human being? गुड़गांव था जो मुझे कठिन लगा था करते वक्त, और इवन गुरुजी भी कठिन था। एक्टर का एक टूल्स होता है उसका खुद का एक्सपीरियंस, जो उसके जिंदगी के अनुभव, और दूसरी जो अनुभव से भी ज्यादा पावरफुल टूल्स है वो है इमेजिनेशन, जो हम सोच कल्पना करते हैं। इसलिए टफ पार्ट थे वो दोनों मेरी जिंदगी के अनुभव से परे थे। मुझे बहुत इमेजिन करना पड़ा। और बाकी टफ तो इनफैक्ट एवरी रोल है। ड्यूरिंग द शूटिंग आप 200 आदमी से घिरे होते हो, और आपको मालूम है कि जो आपके साथ को एक्टर हैं, कोई पत्नी बनी है, कोई बच्चा बना है, ये सब सुबह 8 बजे मिले हैं लोग मुझे। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूं अपने बच्चे की तरह। तो नेचुरल, रियल और ईज तो होगा ही नहीं। बट है, मतलब वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ, हमको तो नहीं पता चलता। मेरे लिए अब एक्टिंग मोर स्पिरिचुअल काइंड ऑफ चीज है। जो आप सेट पे देखोगे तो लगेगा कि ये बंदा तुम मस्ती कर रहा है, सीरियस नहीं है क्या, बट वो सेम टाइम एक इनर फोकस लगा रहता है। जैसे आई थिंक आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्टर के लिए कैरेक्टर पहले इंटरनलाइज करना जरूरी है और फिर एक्सटर्नलाइज। तो अगर हम कालीन भैया की बात करें तो कालीन भैया तो मतलब आपके घर के बहुत करीब वाला कैरेक्टर है। यू आर फ्रॉम पूर्वांचल, आप बिल्कुल, आई थिंक इंटरनलाइजेशन तो बचपन से हो गई थी कालीन भैया के लिए, वो प्रेप तो आपने कब से कर लिया था। तो कालीन भैया का जो कैरेक्टर है, उसने आपको क्या दिया, मतलब ऐसा क्या था जो कालीन भैया करके आपको अपने बारे में नई कोई चीज पता चली? नहीं, पता नहीं चली, करते हुए मुझे मजा आया। जो कालीन भैया जिस किस्म से लोगों को हैंडल करते हैं, जो उनकी हिपोक्रेसी है कि मुन्ना को बोलते हैं कि बेटा गुंडा नहीं बनना है, तुम्हें गोली नहीं चलानी है, उसके लिए गुंडा पालो, गुंडा बनो मत। वो बोलते हैं कि यार वो मकबूल को देखो, मकबूल बोलता है तो फैमिली है, पापा बोलता है अरे बेवकूफ, फैमिली नहीं है, वो लॉयल है हमारे लिए, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं बोलता हूँ खाना खा लो, मैं पूछ के उसकी इज्जत बढ़ाता हूँ और वो ना करके मेरी बढ़ाता है जी। तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मुझे लगा कि यार ये जो हिपोक्रेसी होती है इंसान में, वो बड़ी इंटरटेनिंग भी होती है कि हम एक टाइम पे 3 लोगों को 3 तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। मैं जिंदगी में नहीं करता हूँ। और मुझे पता है आपने मिर्जापुर सीजन 1 भी लॉकडाउन में देखा, मतलब पूरे 1 साल बाद। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपने सीजन 2 का कुछ भी देखा होगा, बट डू यू रिमेम्बर कोई ऐसा सीन जो करते हुए आपको शायद उसके बाद लगा हो कि अरे डिड आई साइन अप फॉर दिस, या फिर कुछ बहुत ही अच्छा बन गया? एनी मेमोरेबल सीन? मुझे वो सीन याद है, आपने सीन का जिक्र किया, जब वो सीएम को मिलते हैं और ललित को लाए हैं। इस सोफे पे एक खरगोश बैठे हैं, गोरखपुर गोलीकांड में थे वो, हाथ में बंदूक लिए। वो सीन टू गुड। शुरू होते होते एंड कहीं और होता है। वहां पे कालीन भैया का चेहरा निकल के आता कि यार ये, और उस दिन बहुत बीमार था मैं। वो सीन करते हुए मेरे चेहरे पे आप गौर से देखेंगे तो चेहरे पे एक सूजन है, एक स्वेलिंग थी मेरी। वो सीन याद है मुझे कि वो कैसे ह्यूमर और कालीन भैया कितने ब्रूटल निकलते हैं टुवर्ड्स द एंड। जी जी, मेरा फेवरेट सीन आपका ये वाला वो था जो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो तो इनको लेके वो सीन मुझे भी बेहद पसंद है। जब मैं पढ़ा था तो मैं गिर गया था हंस से। उसमें मैंने कुछ थोड़े बहुत ऐड भी किए कुछ तो। उसमें एक जगह वो सेंसेक्स की बात करते हैं कि सब गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, ये गिर रहा है, तो कुछ तो मैं बोला यार, राइटर को बोला पुनीत मैं ये ऐड कर देता हूँ। बट हाँ, उस सीन में इतनी हंसी आ रही थी। आप हालांकि
आपको नहीं दिखेगा, बट हम लोग इतना हंसे थे उस सीन में करते हुए। लेकिन हमने बोला यार मिहिर, इसको ना बहुत गंभीरता से करना है, बहुत सीरियसली करना है, जी जी, कि इसमें हम मजा ना ले, ऑडियंस मजा ले, नहीं तो बहुत मजा आया। कई बार कॉमेडी सीन में एक्टर भी मजा लेने लगता है, वो मेरे को लगता है घातक है। मुझे एक और चीज पूछनी थी आपको, आपने अब एक दो इंटरव्यूज में बोला कि अब आप पैसों के लिए जो काम करते हैं, आपका वो दौर खत्म हो गया। तो मिर्जापुर आपने किसके लिए की, मतलब क्या था ऐसा मिर्जापुर में जो आपको क्लिक हुआ? राइटिंग अच्छी पसंद आई थी मुझे, जब मैं सुना ये पार्ट तो मुझे लगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रोल है यार। पहला सीन ही सुनाए थे कि वो कालीन भैया का पहले बिल्डअप है, चौराहा ये है वो है, फिर पेंटिंग से नीचे आते हैं, एक बेड सीन है जहां मालूम चलता है कि ये, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया ट्विस्ट है कि वो आदमी बाहर पावरफुल है और घर इस पर्सनल एरिया में थोड़ा वीक है, तो ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बन लगा। पर उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे एक्टर को लगता था कि ये टीवी आया है, ये अनदर काइंड ऑफ टीवी है, तो लोग वो सीरीज को, ओटीटी को थोड़ा छोटा समझते थे। मेरे लिए प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता है, मेरे लिए एक्टिंग परफॉर्मेंस मायने रखती है। सेम टाइम पता चला कि ये 10 एपिसोड 8 एपिसोड यानी कि लेंथ टाइम है हमारे पास कैरेक्टर के डीप डाउन जाने का, एक्सप्लोर करने का, सब प्लॉट में जा सकते हैं जो सिनेमा में नहीं मिलती है मौके। एक चीज आपके सारे परफॉर्मेंसेस में जो मैंने नोटिस की है वो है एक ठहराव। चाहे आप कोई ड्रामेटिक रोल कर रहे हैं, चाहे कॉमेडी है, चाहे किसी भी, मतलब कितना भी फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर क्यों ना हो, देयर इज दैट वन ठहराव इन एवरी कैरेक्टर दैट यू ब्रिंग। एंड मुझे हमेशा लगता था कि थिएटर से होके भी, क्योंकि वो एक मोर ड्रामेटिक मीडियम है, थिएटर से होके भी आप वो कैसे लाते हैं, मतलब वो इज दैट इंटेंशनल या फिर दैट इज जस्ट हाउ इट हैपेंस? हाउ इट हैपन नहीं है, इंटेंशनल भी दोनों कह सकते हैं। हाउ इट हैपन तो कुछ होता नहीं है, एक्टिंग में तो नहीं होता है एटलीस्ट। वो किसी को समझाने के लिए ना आपको ठहराव की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या अगर आप पूरी तरह से समझ चुके हो जिंदगी को ना, तो भी ठहराव आ जाती है जी। और अभी हमने इसका लूडो का ट्रेलर देखा, विच इज लुकिंग अमेजिंग। मेरा अनुराग बसु मेरे पसंदीदा डायरेक्टर हैं। वो जो दुनिया क्रिएट करते हैं, एक वो उनकी फिल्मों में एक दुनिया होती है जी। सो मुझे मैंने उनकी हालांकि बहुत कम फिल्में देखी हैं, मैं हिंदी सिनेमा ही कम देखा हूँ, इंग्लिश सिनेमा भी कम देखा हूँ, तो मैं सिनेमा ही कम देखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हॉलीवुड या वर्ल्ड सिनेमा 50 फिल्में देखा हूँ पूरी जिंदगी में। वाओ। तो आई थिंक इसीलिए मेरे पास ना रेफरेंस पॉइंट एक्टिंग करने के लिए, सिनेमा करने के लिए सिनेमा नहीं है, रियलिटी है। कोई एक्टर का रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जिंदगी का है, जिंदगी लोगों का है। तो दादा के साथ मुझे काम करना था, मुझे वो दुनिया बहुत भाती है उनकी, और वो भी उतने ही लूडो के समय हमें स्क्रिप्ट कुछ नहीं मालूम था। सो बहुत मजा आया मुझे, मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, बोला दादा आप जो करवाना है करवा लो। वो ऑर्गेनिक डायरेक्टर हैं, और वही ट्रैवलिंग की बात है, मैं उस परसों दादा से बात कर रहा था, तो आप जब बाई रोड ट्रेवल करते हैं तो मजा यही होता है कि आगे का विजुअल कैसा है हमें मालूम नहीं, पता नहीं, रेगिस्तान आएगा, वहां पे माउंटेन आएगा, कर्व कैसा होगा, सीनरी कैसी होगी, और नहीं मालूम है तभी मजा है जिंदगी में। हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम सब चीज जानना चाहते हैं, या सब चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं जी। कि नो आई लाइक दिस वे। नहीं पता है दिस वे दैट वे क्या कर रहे हो, आपको तो वे ही नहीं पता है। और आपने बोला कि आप पिक्चरें ज्यादा नहीं देखते, तो आपको कोई ऐसी फिल्म है, आपकी कोई फेवरेट फिल्म है, ऐसी फिल्म जिसने आप पे बहुत ज्यादा छाप छोड़ी, या कोई एक्टर जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? मैंने एक्चुअली कभी नहीं सुना आपके इंटरव्यूज में इसके बारे में। मुझे इरफान खान बहुत पसंद थे, इरफान साहब, और मैं बड़ा दुखी था उनके जाने से, आज भी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। कि मैं मकबूल देखा, वॉरियर देखा, शायद वो इकलौते हिंदुस्तान के एक्टर हैं जिनकी ऑलमोस्ट मैं सारी फिल्में देखा होऊंगा। हाँ, मुझे लगता था कि यार ये कुछ अलग कर रहे हैं, मुझे लगता था कि इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए एक्टिंग का। अंग्रेजी मीडियम में भी तो आप थे, छोटा सा रोल, बट एक सीन में मैं उनके इतना यादगार। तो मुझे इरफान सर के साथ एक स्क्रीन शेयर करना था, मुझे उनके साथ एक फ्रेम में खड़ा होना था। आपने इसके बारे में भी बहुत बात की है कि कैसे अब पिछले कुछ सालों में आपके पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आप लिटरली एक सेट से दूसरे सेट जा रहे हो। तो क्या आपको लॉकडाउन में थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला? हम्बल फीलिंग कराता है ये कि 12 साल तक काम को खोज रहा था मैं, एंड जब आप बहुत एक्सट्रीमली भूखे हो तो ओवर ईटिंग हो ही जाती है। तो मेरा पिछला 2 साल ओवर ईटिंग का फेज था।
इस लॉकडाउन ने इस बात को रियलाइज करवाया है कि अब थोड़ा ठहर जाओ, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिंदगी है। और जैसे आपने बोला कि आपकी लाइफ अब इंटेंशनली नहीं बट जैसे जिस तरह से वो पैन आउट हुई है आपके लिए, इट हैज बिकम इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ एस्पायरिंग एक्टर्स या जो भी आके मे बी बॉम्बे में या कहीं पे भी दे वांट टू मेक इट बिग। अगर एक ऐसी चीज होगी जो जैसे आपने बोला होप, तो उनको होप देने के लिए आप क्या क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगा कि दोस्त, उम्मीद रखो, होप रखो, क्राफ्ट पे काम करो, बहुत काम करो। आप क्राफ्ट पे काम करोगे ना, इतना अपने ऊपर काम करो, इतना काम करो कि कोई इग्नोर ना कर पाए आपको। थैंक यू फॉर द क्राफ्ट, फॉर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज जितनी मेहनत आपने की है इतने सालों तक, उसका मजा हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और बस अब रुके, आपकी सारी नई मूवीज का इंतजार है। शुक्रिया सुनी, आपको भी सब कुछ के लिए शुक्रिया, स्नेह है आपको। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया।